हेलो स्टूडेंट्स, क्लास +1 का एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 8 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 7 कर लिए हैं, तो जिन्होंने पहले नहीं देखे वो पहले 7 लेक्चर देख लें। और आज हम इम्पोर्टेंट एक क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स हमें बताएगी कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर कैसे रहता है, कहाँ कहाँ उसकी पोजिशन होती है, किस तरह से वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 8। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की जरूरत क्यों पड़ी। हम ये साइंस जो अलग बनाई वो बनाई क्यों, हमें जो पहले न्यूटन्स के लॉ वगैरह पता थे उनको हमने नेगलेक्ट क्यों कर दिया। तो जो न्यूटन्स वाले जो लॉ है ना, उनको हम बोलते थे क्लासिकल मैकेनिक्स। अब जो नई साइंस बनी है जो केवल छोटे पार्टिकल के लिए नहीं बड़े पार्टिकल के लिए भी स्टडी करती है, तो उसकी साइंस को हम बोलते हैं क्वांटम साइंस। ठीक है, और उन्होंने जो मॉडल दिया है उनको हम बोलेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो जो आपका क्लासिकल मैकेनिक्स था वो फेल क्यों हुआ, सक्सेसफुल था केवल किसके लिए, मोशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए या फिर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए। मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं बच्चों, जो बड़े होते हैं, जैसे कार होगी, बस होगी, या क्रिकेट बॉल हो गई, टेनिस बॉल होगी, जिनको हम आसानी से देख सकते हैं। उनके मोशन को स्टडी करने के लिए जो क्लासिकल मैकेनिक्स सक्सेसफुल है, न्यूटन्स के जो लॉ हैं वो सब अप्लीकेबल होते हैं। जबकि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं ना, जो छोटे पार्टिकल होते हैं जिनको हम आंखों से देख नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनके लिए ये सक्सेसफुल नहीं थी। इसलिए हमें उनकी स्टडी करने के लिए एक अलग साइंस की रिक्वायरमेंट हुई हमारे पास। दूसरी अगर बात करें क्लासिकल मैकेनिक्स की क्या कमी रही, वो फेल हो गई व्हेन अप्लाइड टू माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। ये मैंने बता ही दिया कि मैक्रोस्कोपिक के लिए तो सक्सेसफुल हुई थी, जबकि माइक्रोस्कोपिक के लिए क्या हो गई थी, ये फेल हो गई थी, छोटे पार्टिकल के लिए फेल हो गई। इग्नोर किया कंसेप्ट ऑफ ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। हमने जब डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पढ़ा तो उसने ये प्लैंक क्वांटम थ्योरी, आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये जैसे हमने फिनोमिना और एक्सपेरिमेंट देखे थे, उससे हमें पता चला कि जो मैटर होता है ना वो ड्यूल नेचर का होता है। जैसे लाइट ड्यूल नेचर की होती है, जैसे लाइट आपकी वेव नेचर भी होती है, लाइट पार्टिकल नेचर भी होता है, वैसे भी मैटर आपका ड्यूल नेचर होता है। जबकि इन्होंने क्या किया, क्लासिकल मैकेनिक्स ने मैटर का जो ड्यूल करेक्टर है उसको इग्नोर कर दिया। इन सभी कमियों की वजह से ही हमें एक नई साइंस की क्या हुई, जरूरत हुई, और वो नई साइंस क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो जान लेते हैं क्वांटम मैकेनिक्स क्या है। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट टेक्स इनटू अकाउंट दिस ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। जो आपकी ऐसी साइंस की हमने ब्रांच बनाई जो हमें ये स्टडी करवाएगी कि जो मैटर का ड्यूल बिहेवियर है वो ड्यूल बिहेवियर कैसे है, कैसे वो काम करता है, उसको हम क्वांटम मैकेनिक्स बोलेंगे। व्हेन क्वांटम मैकेनिक्स इज अप्लाइड टू मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट द रिजल्ट आर द सेम एज दोज फ्रॉम द क्लासिकल मैकेनिक्स। अब देखो कितनी अच्छी बात थी बच्चों कि आपके पास जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी वो केवल और केवल मैक्रोस्कोपिक बड़े ऑब्जेक्ट के लिए काम करती थी, छोटे ऑब्जेक्ट के लिए तो नहीं काम कर पाई, फेल होगी। जबकि क्वांटम मैकेनिक्स का ये फायदा रहा कि वो छोटे के लिए तो बनाई गई थी, बट जो बड़े ऑब्जेक्ट हैं जैसे मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हैं उनके लिए भी अगर हम वो लॉ अप्लाई करें, वो नियम अप्लाई करें क्वांटम मैकेनिक्स के, तो वही रिजल्ट आते हैं जो आपके क्लासिकल मैकेनिक्स के आते थे। ठीक है बच्चों, अब हम बात करें तो एक स्क्रोडिंगर इक्वेशन है, इस पे ज़्यादा अपना दिमाग नहीं यूज करना है क्योंकि स्क्रोडिंगर इक्वेशन हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। फिर भी थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं ताकि कुछ चीज़ें आपको जरूर पता हो कि होती क्या है, ताकि हम जो आगे टॉपिक करेंगे, क्वांटम नंबर हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उसको समझने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, स्क्रोडिंगर इक्वेशन, एक स्क्रोडिंगर साइंटिस्ट था जिन्होंने एक इक्वेशन बनाई जो आपको ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ रहता है, कैसे उसकी पोजीशन होती है। यानी इलेक्ट्रॉन की कुंडली बनाने का काम किसने किया, स्क्रोडिंगर ने किया। तो ये जो स्क्रोडिंगर है उन्होंने एक इक्वेशन बना दी, एक मैथमेटिकल इक्वेशन बना दी, उसको ही नाम दे दिया हमने स्क्रोडिंगर इक्वेशन। क्या खास बात है इस इक्वेशन की वो जान लेते हैं। इट अज्यूम दैट रेदर देन ट्रेवलिंग अलोंग ए डेफिनेट पाथ ए पार्टिकल इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू स्पेस लाइक ए वेव। इन्होंने ये अज्यूम किया कि जब आपके पास एक ट्रेवल कर रहा है पार्टिकल डेफिनेट पाथ के अंदर, अगर उसको डिस्टर्ब कर दिया जाए थ्रू दिस स्पेस तो वो लाइक ए वेव की तरह बिहेव करना क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेव दैट इन क्वांटम मैकेनिक्स रिप्लेस द क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज कॉल्ड ए वेव फंक्शन। देखो जब आपका इलेक्ट्रॉन चल रहा है ना तो अपना कोई पाथ तो बना रहा होगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये पाथ है ना, आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पाथ बना है
जो इलेक्ट्रॉन का पाथ है, चाहे वो आपके पास सर्कल में घूमता हो, आप ये सोच लो कि न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन घूमता है, वो सर्कुलर पाथ के अंदर घूम रहा है ना, तो वो पाथ ही क्या कहलाता है बच्चों, ट्रैजेक्टरी कहलाता है। हम एक ऐसी इक्वेशन बना दी, और हमने क्या बनाई, स्क्रोडिंगर ने बनाई, एक ऐसी इक्वेशन बना दी जिस इक्वेशन से हम इलेक्ट्रॉन की पोजिशन फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी उसका पाथ जान सकते हैं उस मैथमेटिकल इक्वेशन से। ठीक है बच्चों, और उसके नाम क्या दिया हमने, वेव फंक्शन। और वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट किससे करेंगे, साई से। पी साइलेंट रहेगा, क्या बोलेंगे बच्चों इसको, साई बोलेंगे। त्रिशूल का सा सिंबल होता है इसका, ठीक है ना, त्रिशूल मत बोलने लग जाना इसको, ये क्या होता है, साई होता है। ठीक है, फॉर ए सिस्टम हुज एनर्जी डज नॉट चेंज विद टाइम। अच्छा, बोर्न मॉडल ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ऑर्बिट के अंदर डज नॉट चेंज विद द टाइम। तो ये बात ये भी बोल रहा है कि अगर कोई ऐसा सिस्टम है जिनके अंदर एनर्जी चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ, तो उसके लिए इक्वेशन लिखी जा सकती है एच कैप, क्या बोलेंगे इसको, एच कैप साई इज इक्वल टू ई साई। साई क्या है बच्चों, वेव फंक्शन। और एच कैप बोला जाता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। जब आप बीएससी करोगे, एमएससी करोगे ना, तब ये बहुत ज्यादा यूज करोगे कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होता है। हमें कुछ नहीं समझना अभी इसके बारे में। ई क्या होगी आपके पास, टोटल एनर्जी। ई क्या होगी बच्चों, टोटल एनर्जी होगी आपके पास। ठीक है, और साई क्या है, वेव फंक्शन है। ठीक है, इसके बारे में जानना थोड़ा सा जरूरी है कि ये साई जो मैं बार बार बोल रहा हूँ ये है क्या। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड में आपके सामने साई है। ये जैसे हमारे पास सभी राशि होती है ना, जैसे तुला है, कुंभ है, किसी की मकर है, किसी की मिथुन है, तो ये जो वैसे ही ये जो साई है ना, वो कुंडली बताएगा। किसकी कुंडली बताएगा बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन की कुंडली बताएगा कि आपके पास इलेक्ट्रॉन कैसा है, इलेक्ट्रॉन की राशि क्या है। जैसे मान लीजिए सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। तो उन 11 इलेक्ट्रॉन की राशि क्या होगी, वो कौन बताएगा, साई। इट कंटेन ऑल द डायनामिकल इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन, यानी सारे इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन की कौन देगा बच्चों, साई देगा। साई क्या है, वेव फंक्शन। क्या बताता है ये कुंडली बताएगा किसकी, इलेक्ट्रॉन की। ठीक है ना, सारे जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमें क्या, कौन बताएगा, साई ही बताएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए किसी इलेक्ट्रॉन के लिए आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है एटम के अंदर, वो मूव कर रहा है 3D स्पेस के अंदर, एक्स एक्सिस में भी, वाई एक्सिस में भी, जेड एक्सिस में भी। तो आप पास उसके लिए इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो स्क्रोडिंगर ने इक्वेशन लिखी है, वेव इक्वेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एटम मूविंग इन 3D स्पेस। इसको बोल सकते हैं डेल स्क्वेयर या करली स्क्वेयर भी बोल सकते हैं। डेल स्क्वेयर साई डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वेयर प्लस डेल स्क्वेयर साई डिवाइड बाई डेल वाई स्क्वेयर प्लस डेल स्क्वेयर साई डिवाइड बाई डेल जेड स्क्वेयर प्लस 8 पाई स्क्वेयर एम एच स्क्वेयर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। वी आपकी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी रहने वाली है बच्चों, और ई आपकी टोटल एनर्जी रहने वाली है। ठीक है, ये आपका मतलब एक्स एक्सिस में, अगर वाई एक्सिस में नहीं है वो टर्म हटा देंगे, जेड एक्सिस में नहीं है तो वो टर्म हटा देंगे। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन करते हैं। अब कैसे करते हैं हमें नहीं जानना, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। आप जब बीएससी एमएससी करोगे तब जान लेना कि जो इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अलग अलग एनर्जी मिलेगी। जैसे E1 एनर्जी मिली, उसके लिए वेव फंक्शन कौन सा रहेगा, साई 1। E2 एनर्जी मिलेगी, उसके लिए वेव फंक्शन कौन सा रहेगा, साई 2। E3 एनर्जी रहेगी, उसके लिए वेव फंक्शन कौन सा रहेगा, साई 3। और एनर्जी E4 रहेगी, उसके लिए वेव फंक्शन क्या रहेगा, साई 4। अब ना इसमें हम क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। अच्छा, एक खास बात बता दूं क्वांटम मैकेनिक्स की, ये मतलब थोड़ा सा ना बच्चों को टफ लगती है। क्यों लगती है, क्योंकि इसमें हम ना जो कैलकुलेट करना चाहते हैं सबसे पहले एज्यूम करके चलते हैं, और जब हमें ये लगेगा कुछ रिजल्ट आने वाला है, फिर हम एज्यूम कर लेते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन करते जाते हैं। सॉरी बच्चों, जब हम उसका सॉल्यूशन करते जाते हैं तो एक बार फिर आपके पास एज्यूम करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके अंदर जितने भी मैंने वैल्यू निकाली, E1 E2 E3 E4 साई 1 साई 2 साई 3 साई 4, ये इस सॉल्यूशन, इस इक्वेशन को सॉल्यूशन करने के बाद मिली आपको। ठीक है, इसमें कुछ आपके पास एनर्जी वैलिड होगी, कुछ एनर्जी वैलिड नहीं होगी। जैसे मान लो E1 वैलिड है, E2 वैलिड है, E3 वैलिड नहीं है, E4 वैलिड है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या क्या एनर्जी हो सकती है एटम के अंदर, E1 हो सकती है, E2 हो सकती है, E3 नहीं होगी, और कौन सी हो सकती है, E4 हो सकती है। ठीक है बच्चों, these quantized energy level and corresponding wave function आर करेक्टराइज्ड बाई 3 क्वांटम नंबर। अब देखो जितने एनर्जी लेवल है और corresponding वेव फंक्शन, अभी मैंने देखा, देखो E1 की corresponding वेव फंक्शन साई 1, E2 एनर्जी की corresponding वेव फंक्शन साई 2,
वैसे ही उनको समझने के लिए हम तो सॉल्यूशन नहीं करना चाहते ना, हमने सॉल्यूशन किया है कैसे कि ये एनर्जी लेवल है और उनके करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन को कैरेक्टराइज किया जाएगा 3 क्वांटम नंबर के द्वारा। एक होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिनको हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरा होगा एजीमुथल क्वांटम नंबर जिनको हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे, और तीसरा होगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको एम एल से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हम कल डिटेल में जान लेंगे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है। जैसे लिखा जाएगा वो कैसा लिखा जाएगा, साई लिखना है और उसके नीचे क्या लिखना है, एन की वैल्यू लिखी जाएगी, फिर एल की वैल्यू, फिर एम की वैल्यू। जैसे बच्चों मैंने ये लिख दिया साई 410, क्या लिख दिया, साई 410। इसका मतलब एन की वैल्यू 4 है, एल की वैल्यू 0 है, सॉरी एल की वैल्यू 1 है, एल की वैल्यू कितनी है 1 है, और एम की वैल्यू कितनी है 0, क्योंकि मैंने क्या लिखा 410। तो जो 4 पहले लिखा है वो एम की वैल्यू होगी, फिर एल की वैल्यू होगी, फिर एम की वैल्यू होगी, हमेशा ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो यानी वेव फंक्शन के नीचे जो लिखा होगा वो आपके पास सबसे पहले एन की वैल्यू, फिर एल की वैल्यू, और किसकी वैल्यू होगी आपके पास, एम की वैल्यू होगी, किसकी वैल्यू होगी, एम की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए आपकी जो वेव इक्वेशन थी उसको हमने सोल्व किया, और सॉल्यूशन करने के बाद क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट मिली जहां पे इलेक्ट्रॉन स्टे कर सकता है, और जहां पे इलेक्ट्रॉन स्टे कर सकता है उन्हीं को हम बोला एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल कोई ऐसा नहीं कोई बॉक्स बना होगा, ये बना होगा, वो बना होगा, घर टाइप बना होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपकी वेव इक्वेशन है जिसको सोल्व किया उस वैल्यू को ही हमने क्या बोलेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल बोलेंगे। उनको हमने सॉल्यूशन किया, तो हमने सोल्व करने के बाद क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट मिलेगी जहां पे इलेक्ट्रॉन स्टे कर सकता है, उनको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल। तो एटॉमिक ऑर्बिटल नथिंग बट इट इज ए मैथमेटिकल फंक्शन। ये क्या होता है आपके पास है, मैथमेटिकल फंक्शन होता है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात बता दूं एटॉमिक ऑर्बिटल की डेफिनेशन, इट इज द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। मैंने कहा ना अज्यूम तो करना ही करना है, क्वांटम में भी अज्यूम करना पड़ेगा, यानी वो जगह न्यूक्लियस के चारों ओर है जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, दैट रीजन इज नोन एज एटॉमिक ऑर्बिटल। यानी इलेक्ट्रॉन कहीं एक पर्टिकुलर पोजीशन पे होगा नहीं पता हमें, बट एक हमने एक एरिया, एक रीजन सेलेक्ट कर लिया, एक स्पेस सेलेक्ट कर लिया, एक जगह सेलेक्ट कर ली न्यूक्लियस के चारों ओर, हम कहीं भी इतनी जगह के अंदर इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। वही आपके पास स्पेस क्या कहलाता है, आपका एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहलाता है। ठीक है, अब जो हमने पढ़ा है उसको थोड़ा सा आपको समराइज करवा देता हूं कैसे लिखना है। देखिए, व्हेन स्क्रोडिंगर इक्वेशन इज सोल्व्ड फॉर हाइड्रोजन एटम, द सॉल्यूशन गिव द पॉसिबल एनर्जी लेवल द इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई एंड द corresponding वेव फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विद ईच एनर्जी लेवल। ये किया था ना, स्क्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्यूशन किया, सॉल्यूशन करने के बाद हमें एनर्जी लेवल मिले E1 E2 E3 E4, और उसी के corresponding हमें वेव फंक्शन भी मिले psi1 psi2 psi3 psi4। When an electron is in any energy state, the wave function corresponding to the energy state contain all information about the electron. The wave function is a mathematical function whose value depends upon the coordinates of the electron in the atom and does not carry any physical meaning. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है। ठीक है, यानी जो वेव फंक्शन साई है उसका फिजिकल मीनिंग कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, जबकि इसका स्क्वायर कर देंगे ना तब बहुत अच्छा मीनिंग मिलेगा, हम आगे अभी देखेंगे। ठीक है, Such wave function of hydrogen or hydrogen-like species with one electron are called atomic orbital. ये जो wave function है, चाहे वो हाइड्रोजन के हो या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए हो, जैसे लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए हो, हीलियम पॉजिटिव के लिए हो, तो उनको हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल। साई का कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। इंपॉर्टेंट फीचर जान लेते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम के, जैसे हर किसी मॉडल के हम पोस्टुलेट पढ़ते हैं वैसे इसके फीचर जान लेते हैं। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज क्वांटाइज। जैसे मैंने अभी बताया कि मन चाहिए एनर्जी नहीं होगी इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्वांटाइज्ड होगी, यानी कुछ लेवल बने होंगे वही एनर्जी हो सकती है। जैसे ग्राउंड स्टेट में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकती है, उसके बाद -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकती है सेकंड सेल के अंदर, तो इनके बीच की एनर्जी कभी नहीं हो सकती, इसलिए इसको क्वांटाइज्ड बोला गया है। द एग्जिस्टेंस ऑफ क्वांटाइज्ड electronic energy level is a direct result of the wave like properties of electron and are allowed solution of Schrödinger wave equation. Both the exact position and exact velocity of an electron in atom cannot be determined simultaneously. जैसे हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने बात बोली थी, वही क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने बोली है कि हम एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी एक साथ नहीं फाइंड आउट कर सकते। An atomic orbital is the wave function psi
for an electron in atom, whenever electron is described by a wave function, we say that the electron occupy that the orbital. एक अटोमिक ऑर्बिटल जो है वो वेव फंक्शन है एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक एटम के अंदर, और जब ये इलेक्ट्रॉन डिस्क्राइब किया जाएगा वेव फंक्शन के द्वारा तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर गया किसके अंदर, उस ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट ए पॉइंट विद इन एटम इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल वेव फंक्शन। अब मिलने की संभावना कितनी है, तो हम क्या करेंगे, साई का तो कोई मीनिंग नहीं था, पर उसका अगर स्क्वायर कर दें, उसका क्या कर दें बच्चों, स्क्वायर कर दे, तो आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन ए यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना आपके पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, कितनी आपकी प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन मिलेगा, उसको हम बोलेंगे साई स्क्वायर। ठीक है। जैसे आपको लेंथ में निकालना है तो साई स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखो हमें एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर पता चल गया कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कितनी है, साई स्क्वायर, और मैं कह दूं कि 10 वॉल्यूम के अंदर कितना होगा, तो आप क्या करोगे, साई स्क्वायर को 10 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो dx लेंथ के अंदर कितना होगा, तो dx से मल्टीप्लाई, dA एरिया के अंदर कितना होगा, तो dA से मल्टीप्लाई, और dV वॉल्यूम के अंदर कितना होगा, तो dV से मल्टीप्लाई। साई जो है वो एक कंटिन्यूस फंक्शन होता है, सिंगल वैल्यू होती है, फाइनाइट वैल्यू होती है। ठीक है। और उसका अगर हम इंटीग्रेशन करें माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यानी मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना, मैंने सारा रीजन ही सिलेक्ट कर लिया, माइनस इन्फिनिटी से लगा प्लस इन्फिनिटी, अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो उसी रीजन के अंदर ही होगा ना, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी पास, 1 हो जाएगी, जरूर मिलेगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमने कोई जगह छोड़ी नहीं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ना मिलता हो, हमने लिमिट ही क्या लगा दी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और अगर उसका इंटीग्रेशन करें तो आपका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस लास्ट आपका ये क्वेश्चन रहेगा, डिफरेंस बिटवीन द ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स। एग्जाम जो आपके होते हैं, बोर्ड के एग्जाम होते हैं, उन्हें बहुत बार पूछ लिया जाता है ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स में क्या डिफरेंस है। इट इज वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ। बोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करते हैं, और ये सर्कुलर पाथ क्या कहलाता है, ऑर्बिट। जबकि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एटम क्या कहता है कि एक स्पेस है न्यूक्लियस के चारों ओर, और उस स्पेस के अंदर इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना जो है वो ज्यादा रहती है, उसी स्पेस को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं, जबकि सर्कुलर पाथ को हम ऑर्बिट बोलते हैं। नाम में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है। सेकंड पॉइंट है, इट रिप्रेजेंट प्लेनर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये देखो आपका सर्कुलर पाथ क्या होता है, प्लेन होता है ना, क्योंकि वो दो ही एक्सिस के अंदर होता है, चाहे वो एक्स और वाई एक्सिस हो, चाहे वो जेड और एक्स हो, चाहे वो आपकी जेड और वाई हो। ठीक है ना। जबकि आपका स्पेस है वो 3D होता है, तो इट रिप्रेजेंट 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। अच्छा, एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर, या हम कहें एक ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज 2n स्क्वायर, वेयर n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ऑर्बिट। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर निकालना है 2 आएगा, जबकि सेकंड ऑर्बिट के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन निकालनी है तो 2 × 2 का क्या कर दूंगा, स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 की 2 से मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 8। जबकि ऑर्बिट के अंदर निकालना हो तो आपको पता है कि ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। आगे चर्चा करेंगे कि 2 ही क्यों आ सकते हैं। तो ऑर्बिटल कैन नॉट अकोमोडेट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जबकि ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2n स्क्वायर, और n क्या रहेगा आपका, नंबर ऑफ ऑर्बिट। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, ऑर्बिट आर सर्कुलर इन शेप, जबकि ऑर्बिटल शेप डिफरेंट शेप, एस ऑर्बिटल की स्फेरिकल होगी, पी की डंबल शेप होगी। तो ये जो शेप भी है ना ऑर्बिटल की, अलग करेंगे। अभी तो ऑर्बिटल की डेफिनेशन की है हमने ना, बहुत जो 3 कंटेंट नंबर पढ़े उनको भी जानना बहुत जरूरी है। जबकि ऑर्बिट्स तो आपको पता है सर्कुलर पाथ है, तो वो तो एक सर्कुलर इन शेप होंगी। नेक्स्ट आपके पास ऑर्बिट आर नॉन डायरेक्शनल कनेक्टर, हेंस दे कैन नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, जबकि ऑर्बिट्स जो होते हैं, एस ऑर्बिटल को छोड़ दिया जाए, पी डी एफ जो ऑर्बिटल की बात करेंगे, इनके नाम भी चर्चा में हम करेंगे, तो जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो डायरेक्शनल करेक्टर होते हैं। इसमें पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस के अंदर है, कि इलेक्ट्रॉन वाई एक्सिस के अंदर है, या इलेक्ट्रॉन जेड एक्सिस के अंदर है, कौन सी एक्सिस के अंदर ज्यादा मिलेगा। ठीक है। जबकि ऑर्बिट से ऐसा हमें कुछ भी पता नहीं चलता है। लास्ट पॉइंट आपका ये रहेगा कि कंसेप्ट ऑफ वेल डिफाइंड ऑर्बिट इज अगेंस्ट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जब आपको ये पता ही नहीं है कि आपके पास उसकी पोजीशन क्या है, उसका मोमेंटम क्या है, यानी वेलोसिटी क्या है, तो आप कैसे कह सकते हो कि सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर पाथ तो तभी बन सकता है जब आपको एट एवरी पॉइंट पे आपको उसकी पोजीशन पता हो, तब कह सकते हो वो ऐसे घूम रहा है, यानी वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा है। जबकि जो कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल है वो किसके अकॉर्डेंस बना हुआ है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डेंस बना हुआ है, जबकि वो ऑर्बिट है वो उसके अगेंस्ट है। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू बच्चों।